नमस्कार मित्रों। वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक बहुत ही बड़ा अहम बदलाव हुआ जियो पॉलिटिक्स में, और वो बदलाव ये था कि अभी सुपर पावर था ब्रिटेन, लेकिन अब उस सुपर पावर को रिप्लेस करके अमेरिका सुपर पावर बन चुका था। हालांकि एक साइड रशिया भी था, लेकिन दोनों में कसाकसी चल रही थी। मोटी अमेरिका सुपर पावर था। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जिस हिसाब से कॉलोनीज आज़ाद हो रही थी, जैसे भारत आज़ाद हुआ और भी ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज या गुलाम देश आज़ाद हुए, तो अमेरिका को एक बात समझ में आ गई कि अगर देशों पर राज करना है ना, तो कॉलोनियलिज्म नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने अपना एक नया फंडा निकाला, इम्पेरियलिज्म। यानी कि हम कॉलोनी नहीं बनाएंगे, हम वहाँ की सरकारों को ही मजबूर कर देंगे हमारा साथ देने के लिए, या फिर हमारा वसाल स्टेट बनने के लिए। वसाल स्टेट मतलब आप एक तरीके से अमेरिका के गुलाम हो। हाँ ठीक है, आपकी सरकार आप पर राज करती है, लेकिन जितने भी जियोपॉलिटिक्स के बड़े निर्णय हैं वो अमेरिका लेता है। अब इस इंपेरियलिज्म को सस्टेन करने के लिए अमेरिका ने एक बहुत ही अनोखा और प्यारा तरीका निकाला, वो था तेल का तरीका। अमेरिका ने क्या किया, 1974 में पेट्रो डॉलर डील साइन कर ली सऊदी अरेबिया के साथ। और इस पेट्रो डॉलर डील का मास्टरमाइंड था हेनरी किसिंजर। सुना सा नाम लग रहा है ना, ये वही हेनरी किसिंजर है जिसने बोला था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना तो जानलेवा है। इसी बंदे ने ये डील करवाई। इसके तहत क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ने तय किया कि वो जितना भी अपना ऑयल बेचेगा ना, वो डॉलर्स में बेचेगा। तो जो भी अलग अलग देश सऊदी अरेबिया से तेल खरीद रहे थे, वो डॉलर में खरीद रहे थे, और सऊदी अरेबिया के पास तेल का सबसे बड़ा भंडार था। अब मिडिल ईस्ट देशों में सऊदी अरेबिया के अलावा किसी के पास तेल था, तो वो था ईरान और दूसरा इराक। ईरान पहले से ही अमेरिका का दोस्त था। अभी जो ईरान चल रहा है ना, वो रिवॉल्यूशन के बाद का ईरान है। उससे पहले का ईरान अमेरिका के एक तरीके से वसाल स्टेट था, तो अमेरिका को ईरान को छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर सद्दाम हुसैन बोल रहा था कि ना ना ना, मैं अपना तेल डॉलर्स में नहीं बेचूंगा। उसने डॉलर्स में तेल बेचने से इनकार कर दिया और बोला कि भाई मैं तो मेरे टर्म्स पर मेरा तेल बेचूंगा। और फिर आपको पता है कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ। इसी सिलसिले में एक नाम और आता है, वो है लीबिया के लीडर मोहम्मद गद्दाफी। मोहम्मद गद्दाफी ने बोला कि जैसे यूरोप में यूरो चलता है और यूरोप के देशों की एक इकोनॉमी है, वैसे मैं अफ्रीकन देशों की इकोनॉमी बनाऊंगा और अफ्रीकन देशों की एक करेंसी बनाऊंगा जैसे यूरो है, और वो करेंसी बैकअप होगी गोल्ड से। यानी कि यहाँ भी डॉलर को सीधा सीधा चुनौती मिल रही थी, क्योंकि डॉलर तो गोल्ड से बैकअप था नहीं, डॉलर चल रहा था तेल से। अगर कोई दूसरी करेंसी जो गोल्ड से बैकअप हो जाती तो अपने आप बढ़िया हो जाती। तो अमेरिका ने क्या किया, मोहम्मद गद्दाफी को भी निपटा दिया। मित्रों, जितनी भी बैक स्टोरी सुनाई है ना, वो आज की सिचुएशन या आज की जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रंप आने वाले दिनों में क्या करेगा, ट्रंप ने जो भी किया वो क्यों किया, और भारत को भी किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और हमें किस प्रकार से तैयार रहने की ज़रूरत है, वो इसी स्टोरी में छुपा हुआ है सारा का सारा। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अगर अमेरिका का कोई दुश्मन था तो वो था सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, और साथ ही में उसने डॉलर पे तो कब्जा जमा ही लिया था। और आज भी अमेरिका वही कर रहा है। आज सोवियत यूनियन से चेंज होकर अमेरिका का दुश्मन बन गया चाइना, जो कि अमेरिका की हेजमनी को टक्कर देगा। और दूसरा, डॉलर जिस हिसाब से व्यापार होता था ना आज से 10 साल पहले डॉलर में, वो व्यापार सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है। विश्व के लोग या फिर विश्व के देश अब डॉलर में व्यापार करना कम शुरू कर दिए। और ट्रंप चाहता है कि एक तो डॉलर की हेजमनी वापस आए, और दूसरा चाइना को कैसे न कैसे करके काउंटर हो। तो ये सारी जियोपॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द चल रही है। अपन शुरू करते हैं डॉलर से। मित्रों, अभी वेनेजुएला पर हमला हुआ, लेकिन वेनेजुएला के हमले की बैक स्टोरी क्या थी? क्या सिर्फ यही था कि वेनेजुएला में तेल है? तेल तो सऊदी अरेबिया में भी है। सऊदी अरेबिया पर हमला क्यों नहीं हुआ? इसका असल कारण ये था कि वेनेजुएला के पास तेल था और वेनेजुएला वो तेल डॉलर्स में नहीं बेच रहा था। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाकर वेनेजुएला की इकोनॉमी वैसे ही तोड़ दी थी, लेकिन फिर भी वेनेजुएला क्या कर रहा था, चाइना से व्यापार कर रहा था, और वो युआन में कर रहा था। इससे किसकी हेजमनी को चैलेंज मिलता है? डॉलर की हेजमनी को। अमेरिका ने सोचा सैंक्शन से ये सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर ये हुआ नहीं। तो फिर अमेरिका को डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवीन करना पड़ा अपने डॉलर को बचाने के लिए, तेल को बचाने के लिए नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो खुद बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, वेनेजुएला से रशिया तेल खरीदता था, चाइना तेल खरीदता था, हम तेल बेचने के लिए तैयार है, पर वो तेल किस में बिकेगा? पेट्रो डॉलर्स में। तो ये सारा का सारा मामला आता है डॉलर्स को लेकर। और अभी आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे जहाज पकड़ रहा है अमेरिका। इवन उसने रूस के भी कई जहाज़ों को पकड़ा है। रूस ने वार्निंग भी दी थी, मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। पर अमेरिका आज ये हरकत क्यों कर रहा है? ये तो कुछ सोमालियन पायरेट्स जैसी हरकत हो गई ना। जैसे POTUS का मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये तो हो गया पायरेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इसके पीछे करने का भी कारण वही डॉलर्स है। अगर मान लो आप किसी कंट्रीज पर सैंक्शंस लगा रहे हो और वो कंट्री उन सैंक्शंस को बाईपास कर रही है, पर तेल तो टैंकर से ही बेच रही है, तो आप टैंकर ही जब्त कर लो, ताकि थक हार के उस कंट्री को
डॉलर्स में व्यापार करना ही पड़े। तो जो जियोपॉलिटिक्स का अहम डेवलपमेंट था ना, रशिया के बेलावन टैंकर पर कब्जा करना, वो भी पेट्रो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना ही था। अब मित्रों, यहाँ तक आपको लगेगा कि ठीक है, जियोपॉलिटिक्स पर ज्ञान देना तो आसान होता है। कमेंट्स में भी लोग कहेंगे कि भाई लाला तो रहने दे, मत कर लाला मत कर, तेरे से जियोपॉलिटिक्स नहीं हो पाएगी। अगर यही बात मैं पिछले साल कहता ना, तो आप बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। पर अब मैं कहूंगा ना, तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका का विदेश मंत्री भी तो यही बात बोल रहा है। मार्को रूबियो ने एक्सप्लिसिटली सीधे शब्दों में बोला है कि भाई साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसका सबसे बड़ा देश है, साउदर्न अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, और ब्राजील और चाइना मिलकर व्यापार कर रहे हैं युआन में, यानी वो डॉलर्स में व्यापार नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से उन देशों पर सैंक्शंस लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मित्रों, मार्को रूबियो की बात तो सही है भाई, अगर युआन में व्यापार होगा तो उन देशों पर सैंक्शंस कैसे लगाएगा अमेरिका, क्योंकि डॉलर में व्यापार और डॉलर पर अमेरिका का कंट्रोल है, फिर तो वो सैंक्शंस लगा सकता है। उनका एक बैंकिंग सिस्टम भी है, स्विफ्ट सिस्टम, उससे वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। चलो, आपने बहुत बार उदाहरण देता हूँ आपको, आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हो गए $700 बिलियन, $690 बिलियन। तो वो अपन फॉरेक्स किस में रखते हैं? वो रखते हैं ज़्यादातर डॉलर्स में, कुछ यूरो में भी होते हैं, कुछ जापानीज येन में भी होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जितने भी डॉलर्स है वो आरबीआई के एक लॉकर रूम में पड़े, ये लगभग उन बैंकों में ही होते हैं, और बैंकों से ही पैसा लेन देन होता है, जैसे यूपीआई में होता है। अब जो देश स्विफ्ट सिस्टम को नहीं मानेगा या फिर वो स्विफ्ट सिस्टम से व्यापार नहीं करेगा, वो तो अमेरिका से आज़ाद हो गया ना। और अमेरिका को यही बात सबसे ज़्यादा करती है भाई, उसने पेट्रो डॉलर डील ही तो इसलिए साइन की थी कि डॉलर एक वैश्विक करेंसी बन जाए, जिससे कि सारे के सारे देश डॉलर में व्यापार करें, और जब चाहे तब अमेरिका उनकी बाएं मरोड़ लेता था या दुखती नस दबा देता था। अब मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि ब्राजील के साथ हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो सारा का सारा खेल डॉलर्स का है। अभी और समझ में आएगा आपको, भारत और रूस और जितने भी भारत पर टैरिफ्स लगे हैं ना, अब है तो एक तरीके से सैंक्शंस ही, टैरिफ नाम दे दिया गया है, सैंक्शंस का नया नाम। ये टैरिफ क्यों लगे आपको पता होगा, ये टैरिफ लगे होंगे 25% हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं इसलिए। नहीं दोस्तों, असली कारण ये नहीं है। पहले अमेरिका ने हमें बोला था रशिया से ऑयल खरीदो, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूरोप में फ्रीज है, अमेरिका में फ्रीज है। तो अमेरिका को लगा ठीक है, भारत रूस कितने दिन व्यापार कर लेंगे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। और अमेरिका की कैलकुलेशन सही भी थी, भाई रूस हमको ज़्यादा बेचता है, तेल बेचता है, हम उसको पैसे में या फिर रुपीज़ में पेमेंट कर रहे हैं। अब वो उन रुपीज़ का करेगा क्या रशिया, तो वो रुपीज़ एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर फाइनली रशिया की इकोनॉमी डूब ही जाएगी। पर अमेरिका का जो एनालिसिस था ना, ये पूरा का पूरा फेल हो गया। वो 6 महीने नहीं, वो 4-5 साल हो गए। अब भारत और रूस का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है, भारत रूस से कच्चा तेल लगातार खरीद रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी परचेज कर रहा है, और तो और इन पेमेंट्स का सेटलमेंट होने लग गया है रुपीज़ और रूबल्स में। यानी दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि उन्हें स्विफ्ट सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। यही अमेरिका को अखरता है, इसीलिए अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगा रखे हैं। अगर मान लो कल को ये युद्ध खत्म हो जाता है, तो क्या अमेरिका हम पर से ये टैरिफ हटा लेगा? अगर इन केस रशिया मानता है कि ठीक है हम स्विफ्ट सिस्टम में आ जाएंगे, डॉलर में व्यापार करेंगे, तो ये सैंक्शंस हट जाएंगे। पर अगर रशिया ने बोला कि ना 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 ना, मैं तो करूँगा नहीं, मुझे स्विफ्ट सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है, हो सकता है तुम अगली बार फिर मेरे पर बैन लगा दो, रेस्ट्रिक्शंस लगा दो, या इनकी भाषा में कहे तो सैंक्शंस लगा दो, तो ये टैरिफ अपन पर जारी रहेंगे दोस्तों, भारत पर टैरिफ जारी रहेंगे, क्योंकि खेल डॉलर का है और हम डॉलर में व्यापार नहीं कर रहे हैं। अब मित्रों, अमेरिका को एक तो डॉलर स्ट्रॉन्ग रखना होता है उस इंपेरियलिज्म को चलाने के लिए, या फिर कहीं नए प्रकार की गुलामी को चलाने के लिए। दूसरा, उसको कोई ऐसा राइवल खड़ा नहीं होने देना है जो अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज कर पाए। पर आज दोस्तों चाइना अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। पर उससे पहले आप में से बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई चाइना अमेरिका की हेजेमनी को कहाँ से चैलेंज कर रहा है, अमेरिका ने चाहे वेनेजुएला कब्जा लिया, जबकि चाइना तो बहुत सालों से कह रहा है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, फिर भी ताइवान को कब्जा नहीं पाया। तो दोस्तों सही है, सुपर पावर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मिलिट्री में होता है। सुपर पावर 3 तरीके से होता है। एक तो आपका सॉफ्ट इन्फ्लुएंस कितना है, सॉफ्ट पावर कितनी है। दूसरा आपका फाइनेंशियल सुपर पावर होता है, और तीसरा होता है मिलिट्री सुपर पावर। तो आज भी सॉफ्ट सुपर पावर में या सॉफ्ट पावर में और मिलिट्री सुपर पावर में अमेरिका ही आगे है। आपको समझ में भी आ जाएगा एक उदाहरण से। ग्रीनलैंड में लगभग 40,000 लोग रहते हैं, और अमेरिका बात कर रहा है कि मैं ग्रीनलैंड को लूंगा, चाहे तो मैं मिलिट्री लूं या फिर मैं कोई और रास्तों से लूं, मतलब ग्रीनलैंड वाले लोगों को पैसा दूं, एक तरीके से घूस दूं। अब खबर निकल के आ रही है कि अगर 40,000 लोगों को $1-1 मिलियन दिया गया, मतलब लगभग 8-9 करोड़ रुपए पर बंदे को दिए गए, तो वो कहेंगे कि ठीक है हमें अमेरिका में शामिल कर लीजिए, और अमेरिका को लगभग $60 बिलियन इसकी कॉस्ट आएगी। और वही सेम ऑफर चाइना अगर ग्रीनलैंड के लोगों को देता है कि ठीक है भाई, अमेरिका $1 मिलियन दे रहा है, हम आपको 1.5 या $2 मिलियन देंगे, हम $120 बिलियन खर्च करेंगे, क्या ग्रीनलैंड इस बात के लिए तैयार होगा?
बिल्कुल तैयार नहीं होगा दोस्तों। तो इसे बोलते हैं सॉफ्ट पावर। मिलिट्री पावर में तो अमेरिका का कोई सानी नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना फाइनेंशियल पावर, यहाँ पर चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका को पछाड़ रहा है, या फिर अमेरिका के बस के बाहर की बात हो रही है चाइना को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगाए, अब हम उन टैरिफ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं मकर जाल की तरह, की कहीं न कहीं कैसे न कैसे हट जाए। पर ये टैरिफ चाइना पर भी तो लगाए थे, लगभग 150% टैरिफ लगा दिए थे ट्रंप ने चाइना पर। चाइना ने क्या किया, उठा के टैरिफ वापस लगा दिए कि आप 150 लगा रहे हो, हम भी 150 लगाएंगे। अमेरिका की अकल सीधी हो गई महीने भर में, अमेरिका ने वो सारे के सारे टैरिफ हटा लिए। अब मित्रों, अमेरिका कहीं रिट्रेट कर रहा है या पीछे हट रहा है ना, तो आपको मानना पड़ेगा कि सामने वाले देश में दम है और सामने वाला देश एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। तो अब अमेरिका को इसी चाइना को कंटेन करना है, कंट्रोल करना है। अब वो जितने भी बाकी हथकंडे अपना रहे हैं ना, वो सारे इसी चक्कर में। वेनेजुएला पर हमला भी इसी चक्कर में था। मैंने बताया आपको कि वेनेजुएला चाइना से ट्रेड करता था, और वो भी युआन वो भी डॉलर को बाईपास करके युआन में। इसका मतलब चाइना स्ट्रांग हो रहा था, अमेरिका को वो रोकना था। क्योंकि ट्रंप तो आज भी बोल रहे हैं ना कि ठीक है, मैं तो चाइना और रशिया को तेल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तेल डॉलर में खरीदो। दूसरा, आज ईरान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, और ईरान में तख्ता पलट होकर रहेगा। इसका भी मोटा मोटा कारण यही है कि ईरान क्या करता है, ईरान चाइना को कच्चा तेल देता है, क्योंकि बाकी देशों पर तो सैंक्शंस लगा रखे हैं, चाइना सैंक्शंस को मानता नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान का भी फायदा है और चाइना को तो बहुत ज़्यादा फायदा है। अमेरिका क्या करेगा, ईरान में अपने पक्ष की सरकार बिठाएगा और फिर उसको चाइना से बिल्कुल कट ऑफ कर देगा। कुल मिलाकर चाइना को आइसोलेट करने की तैयारी चल रही है। दूसरा गेम ये है कि आप पेट्रोल पर कंट्रोल कर लोगे, डॉलर का वर्चस्व बना लोगे, तो चाइना को एक तरीके से चोक कर दिया जाएगा। बताता हूँ आपको कैसे। पर मित्रों, पहले आपको लगेगा कि ट्रंप तो बोल रहा है ना, शी जिनपिंग मेरे बहुत बढ़िया दोस्त है, वो ताइवान के साथ कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, हालांकि मैं हैप्पी नहीं होऊंगा। ये बात तो कवर अप करने के लिए बोलनी पड़ती है। पर यही आता है अमेरिका का दोगलापन, या बोले अमेरिका का सातिरपन। अमेरिका क्या है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। इसीलिए उस पर रूस भरोसा नहीं करता, ना चाइना भरोसा करता। और शायद हम वो बात सीख रहे हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर एक बहुत ही हार्ड वे में। ट्रंप एक साइड तो बोल रहे हैं कि शी जिनपिंग कुछ भी करे, दूसरी ओर ताइवान को 11.1 बिलियन डॉलर की मदद दे रहे हैं आर्म्स सेल की, यानी ताइवान को मिलिट्रीली स्ट्रांग बनाया जा रहा है। और अभी कुछ कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना, यूक्रेन में भी तो यही हुआ था। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिए थे और रशिया की इकोनॉमी और रशिया को बहुत बड़ा झटका लगा दिया। तो अमेरिका का यही प्लान है कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो चीन को वहां पर एक लंबे युद्ध में उलझा दिया जाए। और ये बात शायद चाइना जानता भी है। तो कथनी और करने में अमेरिका के बहुत बड़ा अंतर है। तो ये भी एक हिस्सा है चाइना को कंटेन करने का। और इससे भी बड़ा हिस्सा है ना, वो है रशिया को चाइना से बिल्कुल अलग करना या सेपरेट करना। दोनों का जो नेक्सस बन चुका है ना, गठबंधन, उसको हटाना। और अब अमेरिका के लिए तो एक सरदर्द बन गया कि भारत पर टैरिफ लगा के उसने रशिया, इंडिया, चाइना, RIC नाम के एक ग्रुप की हवा भी छेड़ दी है। और रशिया तो चाहता है कि RIC बन जाए। तो अमेरिका मोटा मोटा जोर ये मान रहा है कि भारत भी चाइना से दूर रहे और रशिया भी चाइना से दूर रहे। इसका आपको समझ में आ जाएगा, जब अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे ना, उस समय क्या हुआ कि JD वांस ने बोला था कि चाइना और रशिया बहुत करीब आ रहे हैं और ये हमारी पावर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी बातें कुछ ट्रंप ने बोली थी। और एक्चुअली में दोस्तों ये खतरा है भी। समझाता हूँ कैसे। देखो मित्रों, ज़्यादातर ऑयल पर तो अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। सऊदी अरब पर अमेरिका का कब्जा, वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा, ईरान पर अमेरिका का कब्जा होने वाला है। और कल को मान लो युद्ध होता है और ताइवान को अमेरिका हथियार सप्लाई करता है, तो एक बात बताओ, चाइना हो सकता है अमेरिकी कुछ नेवी वेसल्स को टारगेट कर दे या हिट कर दे या उनको डुबा दे, फिर क्या होगा? फिर तो अमेरिका और चाइना में एक युद्ध का खतरा भी मंडरा सकता है। हालांकि ये दूर की कौड़ी की बात है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऐसी इक्वेशंस सोची तो जाती है। तो अमेरिका उस बात को सोच के चल रहा है कि कल को चाइना के साथ युद्ध होता है तो हम चाइना के ऑयल सप्लाई को चौक कर देंगे। ईरान से ऑयल आएगा नहीं, वेनेजुएला से ऑयल आएगा नहीं, सऊदी अरेबिया को बोलेंगे तो उन्हें ब्लॉक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इतने सारे बेसेज है कि वहाँ से ऑयल निकलना आसान नहीं है। और नीचे भारत के नीचे से भी कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर अमेरिका उन ऑयल फैसिलिटीज़ को चौक कर सकता है। अब इसमें भारत अमेरिका की मदद करे ना करे, पर चाइना को यही लगता है कि भारत अमेरिका की मदद करेगा। तो कुल मिलाकर अमेरिका का प्लान है कि चाइना की ऑयल सप्लाई को चौक करने का। लेकिन एक समस्या ये है कि चाइना रशिया में बढ़िया दोस्ती है और दोनों देशों का बॉर्डर लगता है। अब रूस ने क्या किया, चाइना में ऑयल और गैस की पाइपलाइन ही बिछा दी। यानी इनको कल को दिक्कत नहीं आएगी, चाइना कितनी भी बड़ी वॉर लड़ सकता है और रशिया उसको ऑयल सप्लाई करेगा। और अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ी सरदर्दी है कि अमेरिका की हेजमनी को सीधा सीधा चैलेंज मिल रहा है रशिया और चाइना की दोस्ती से। इसीलिए ट्रंप है ना, जितने भी जोर मार रहा है ना युद्ध रुकवाने का, आपको क्या लग रहा है इसमें उसका कुछ पर्सनल हित है? भाई अगर आपको युद्ध रुकवाना ही था तो आपने शुरू क्यों करवाया? और शुरू करवा दिया उसके बाद आपने यूक्रेन की सहायता क्यों करी?
क्योंकि अब रशिया एक लेवल तक कमज़ोर हो चुका है। अब ट्रंप चाहता है कि रशिया पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाए अमेरिका पर। यूरोप तो पहले से ही अमेरिका पर डिपेंडेंट है, लटका हुआ है, क्योंकि एक तो यूक्रेन युद्ध में उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए यूक्रेन को मदद देने के चक्कर में। दूसरा, रशिया से जो सस्ती ऑयल सप्लाई मिलनी थी वो बंद हो गई और अब अमेरिका से महंगी ऑयल सप्लाई खरीद रहा है। तो इससे यूरोप की इकोनॉमी को तो नुकसान पहुंचा ही है। मतलब यूरोप पहले से अमेरिका के साथ है, रशिया और अमेरिका के साथ हो जाएगा तो चाइना को हराना बहुत ईजी हो जाएगा। हालांकि खैर ये मुंगेरी लाल के सीन सपने हैं, क्योंकि रशिया इतना आसानी से भूल थोड़ी जाएगा। भाई रशिया की आपने इकोनॉमी बर्बाद की है तो रशिया तो 100% चाइना का साथ देगा, पर अमेरिका अपनी ओर से जोर तो मार रहा है। अमेरिका ट्राई तो कर ही रहा है, और जितना भी पर्सनली ट्राई करने का कारण है ना, शाम दाम दंड भेद, कभी पुतिन को धमकी देना, कभी पुतिन से रिक्वेस्ट करना, कभी पुतिन को बढ़िया बताना, कभी खराब बताना, उसके सारे के सारे कारण यही है कि इन दोनों देशों को अलग कर दिया जाए, ये वॉर रुके और रशिया अमेरिका पर डिपेंडेंट हो जाए। तभी तो रशिया को ये ऑफर दिए जा रहे हैं कि आपको G7 में मिला लेंगे, और भी कई सारे ऑफर दे रहा है ट्रंप। मित्रों, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अमेरिका ऑयल पर कब्जा करना चाहता है और अमेरिका इसमें लगभग सफल भी हुआ है। पर अब एक समस्या ये हो रहा है कि ऑयल पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब महत्वपूर्ण क्या हो गया है, आपके जितने भी सेमीकंडक्टर्स के चिप्स है ना ये, और ये बनते किससे, ये बनते हैं रेयर अर्थ मिनरल से, और रेयर अर्थ मिनरल्स की लगभग 90% सप्लाई पर चीन का कब्जा है। इसीलिए तो चीन ने टैरिफ बढ़ाए और फिर अमेरिका को अपने टैरिफ घटाने पड़े, क्योंकि चीन ने बोला कि ना ना ना, आप रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका को बेचोगे नहीं, अमेरिका को नहीं बेचोगे तो फ्रिज से लेके टीवी से लेके वेपन्स सब में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अब अमेरिका चाहता है कि उस सेमीकंडक्टर्स के मामले में या मिनरल्स के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए, इसलिए उसने कई ग्रुपिंग्स भी बनाई। प्लस ग्रीनलैंड के साथ दिक्कत ये है कि ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा ये रेयर अर्थ मिनरल्स है, तो ट्रंप चाहते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स उनको मिल जाए, अन्यथा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का क्या औचित्य है। भाई आज तो ट्रंप बोलते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर अगर आपको पता होगा तो नाटो में अमेरिका का कोई सबसे बढ़िया अलाई है ना, तो वो है डेनमार्क, और ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। तो आपको क्या ज़रूरत है उस पर कब्जा करने की, उस पर कब्जा करने की इसीलिए ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आप वहाँ पर सेना तो तैनात कर सकते हो, लेकिन अपनी जेसीबी लगाकर या मशीनें लगाकर ड्रिलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। और वही समस्या है, अमेरिका वहाँ पर ड्रिलिंग करना चाहता है ताकि चाइना का तो अमेरिका पर रूस के लिए डिपेंडेंसी रहे, लेकिन अमेरिका अपनी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी चाइना से हटा ले। तो अब दोस्तों ये जो भी चल रहा है ना, उन सब का कारण यही है। हो सकता है मेरे से बहुत सारी चीज़ें छूट गई हो, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर आपके मन में कोई और विचार आ रहे हैं या आप मेरी राय से भिन्न राय रखते हैं, अलग राय रखते हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मैं पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा अगले शॉर्ट्स में आपके नाम के साथ उन बातों को शामिल करने की। बाकी आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे।